हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में, जिसमें हम आज एमएलएसयू बीए सेकंड सेमेस्टर जिसमें हिस्ट्री का एग्ज़ाम के पहला यूनिट देखने वाले हैं, जो बीए सेकंड सेमेस्टर 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 1 में संपूर्ण सारांश पढ़ेंगे। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज़। तो चलो शुरू करते हैं। इतिहास के स्रोत यूनिट 1, जो इतिहास के स्रोत का पहला टॉपिक दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। इतिहास के स्रोत वे साधन हैं, लोग इतिहास को बताने वाले, जिनके आधार पर इतिहासकार अतीत की घटनाओं जैसे कि समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो पुरानी जो समाज संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो किसके आधार पर करते हैं? वो इतिहास के स्रोत के आधार पर करते हैं। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, जैसे कि 750 से 1707 ईस्वी तक का जो भारत का युग था, उसमें क्या हुआ और कब हुआ और किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते, बट इतिहास के जो स्रोत होते हैं वह इसका वर्णन हमें बता देते हैं। कि इतिहास की जानकारी मुख्यतः साहित्यिक, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख यानी किसी लेख पर पत्थर पर लिखे गए अभिलेख, तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों से प्राप्त होती है। मतलब कि जो बाहर का विदेशी व्यक्ति आता है वह हमारे इतिहास के बारे में लिख कर चला गया था, तो उसके आधार पर हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार यह इतिहास के स्रोत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जैसे कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत वे ग्रंथ हैं जो इतिहास, धर्म, राजनीति, समाज तथा संस्कृति से संबंधित जानकारी देते हैं। इन्हें इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। साहित्यिक स्रोत को मतलब कि साहित्य में इसके बारे में बताया जाता है, जैसे कि साहित्य लिखा जाता है। इसके बाद प्रमुख साहित्य स्रोत है जैसे कि राजतरमसीणी, जो इसके लेखक है कलहण, 12वीं शताब्दी में रचित है। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास किसमें लिखा गया है? तो राज तरंगिणी नाम याद रखना। इसे भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसके बाद में है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। इसके लेखक है चंद्रबरदाई, जिसका दूसरा नाम है जलहन। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और तराइन का द्वितीय युद्ध हार गए थे, उसी के बारे में बताया गया है। जीवन, वीरता, किस प्रकार वो लड़ते थे, और मोहम्मद गोरी के साथ हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। किसमें? चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। यह राजपूत इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो याद रखना, चंद्रबरदाई द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। इसके बाद में आता है किताब उल हिंद, जिसके लेखक है अल बिरूनी। यह है बाहरी, जो विदेशी है। अल बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनवी भारत आया था, उसके साथ आया था अल बिरूनी भी। उसने भारत के धर्म, समाज, शिक्षा, विज्ञान, गणित और भूगोल और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। इसके नाम है किताब उल हिंद, ये नाम याद रखना। और लेखक है इसके अल बिरूनी मतलब कि। उसके बाद में है ताज उल मासिर, जिसके लेखक है हसन निजामी। इसमें मोहम्मद गोरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन का वर्णन किया गया है। यह दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह महत्वपूर्ण स्रोत है जो दिल्ली की सल्तनत के बारे में बताता है। इसका नाम है ताज यानी जो मुकुट होता है ऊपर पहना जाता है, तो दिल्ली को ताज कहा जाता था। तो ताज उल मासिर, जिसका में मोहम्मद गोरी ने राज किया और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी राज किया था, तो इसलिए इसे ताज उल मासिर नाम दिया गया। साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व होता है, मतलब कि इसके क्या महत्व है? तो राजाओं और युद्धों की जानकारी मिलती है हमें साहित्य से, मतलब कि स्रोतों से। समाज एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। ये नहीं लिखे गए होते तो हमें क्या पता होता है कि उस समय ये हुआ। धर्म, शिक्षा तथा कला का वर्णन मिलता है। तत्कालीन जीवन शैली को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार का वर्णन किया गया है। जैसे कि साहित्यिक स्रोत का महत्व क्या होता है, तो देख लेते हैं। जैसे कि राजाओं और युद्धों की जानकारी मिलती है। इसमें किस प्रकार के राजा थे और युद्ध किस प्रकार लड़े जाते थे और किसके मध्य हुए थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। समाज एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। धर्म, शिक्षा तथा कला का वर्णन मिलता है। तत्कालीन जीवन शैली को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार साहित्यिक स्रोतों की महत्वपूर्ण बातें यहाँ है। इसकी सीमाएं क्या क्या है, जैसे कि कई ग्रंथों में अतिशयोक्ति होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ को बढ़ चढ़कर बताया जाता है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पृथ्वीराज
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो चंद बरदाई द्वारा लिखित है। तो इसमें बताया गया है कि चौहान जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, मतलब कि अग्नि से उत्पन्न हुए, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ लेखक अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा अधिक करते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि जिस थाली में खाओगे उसकी प्रशंसा करना जरूरी है। तो इसमें जिस राजा के दरबारी कवि होता था वह अपने राजा की अधिक प्रशंसा करता है, इस प्रकार भी याद रख सकते हो। इसलिए अन्य स्रोतों से भी तुलना आवश्यक होती है इससे। तो इसके बाद में है पुरातात्विक स्रोत, बी नंबर में पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष है जो खुदाई या खोज से प्राप्त होते हैं, मतलब कि कहीं खुदाई हो रही है या खोज हो रही है तो उसमें प्राप्त होते हैं, तो उसे कहते हैं पुरातात्विक, यानी पूरा और तात्विक स्रोत। प्रमुख पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से, जैसे कि शिलालेख, जो पत्थरों पर खुदे हुए लेख होते हैं इसे शिलालेख कहते हैं। शिला यानी पत्थर और लेख यानी लिखना, जिनसे राजाओं के विजय, किस प्रकार राजाओं ने विजय प्राप्त की, दान क्या दान करते थे और प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके बाद में ताम्रपत्र, जो तांबे की पट्टियों पर लिखे जाते हैं, और भूमि दान और सरकारी आदेश, मतलब कि जो पहले लेख लिखे जाते थे तो वो ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। इसके बाद मिलते हैं सिक्के। तो आपको पता होगा कि सिक्कों से भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि राजाओं के नाम लिखे होते थे सिक्के, उपाधि होती थी, उसको क्या उपाधि मिली हुई है, धर्म और आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं। इसके बाद में है मंदिर, तो मंदिर पर वास्तुकला का दर्पण होता है, कला होती है, धर्म एवं संस्कृति की जानकारी देते हैं। इसके बाद में मूर्तियाँ, तो धार्मिक विश्वास किस प्रकार का था, मतलब कि मूर्तियाँ मिलेगी तो हमें पता चलेगा कि हिंदू धर्म में उस प्रकार से पूजा होती थी, फिर देवी देवताओं की पूजा होती थी। कला और शिल्प कला का परिचय देती है, मतलब किस प्रकार की शिल्प कला थी, किस प्रकार से हाथों से बनाए जाते थे और किस प्रकार के उस समय के लोग जागरूक थे या अपनी कला को अर्पण करते थे। महत्व है जैसे कि इतिहास की सत्यता प्रमाणित होती है, राजनीतिक एवं आर्थिक जानकारी मिलती है, कला और स्थापत्य का विकास ज्ञान होता है, साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि होती है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में सी, अभिलेखीय स्रोत, ये अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं। जैसे कि अभिलेखीय स्रोत वे सरकारी दस्तावेज हैं जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है, मतलब कि जो सरकार द्वारा एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। जैसे कि प्रमुख अभिलेख स्रोत है, जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड है, शाही फरमान जारी हुए थे उस समय जो है, भूमि अनुदान के पत्र मिले हुए हैं, प्रशासनिक दस्तावेज है, राजकीय आदेश है, इस प्रकार के। जैसे कि महत्व होता है इसमें प्रशासन की जानकारी मिलती है। आज के समय में जो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं उसमें प्रशासन की जानकारी मिलती है कि इस प्रकार आज भी हमारे ऐसी कई जगह बनी हुई है जहाँ हमारे स्रोतों को सुरक्षित रखा गया है। भूमि व्यवस्था का ज्ञान होता है, कर प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है, किस प्रकार से कर लिया जाता है, शासन की नीतियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चलो, तो इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो लघु छोटे प्रश्न देख लेते हैं पहले, जो 2-5 अंकों में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, इतिहास के स्रोत क्या है। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनके आधार पर इतिहासकार अतीत की घटनाओं, समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। प्रमुख स्रोत है साहित्यिक स्रोत, हमने ऊपर पढ़ा है, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण जो हमने पढ़ा है, चंद्रबरदाई जो, और अल बिरूनी जो साहित्यिक स्रोत है वह महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा लिखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, साहित्यिक स्रोत क्या है। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि जैसे कि साहित्यिक स्रोत वे ग्रंथ हैं जिनसे इतिहास, धर्म, समाज और राजनीति तथा संस्कृति की जानकारी मिलती है हमें साहित्यिक स्रोत से। उदाहरण के लिए जैसे कि राज तरंगिणी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो साहित्यिक स्रोत लिखा गया है। किताब उल हिंद है, जो ताज उल मासीर, जो दिल्ली के बारे में, ताज यानी ऊपर ताज पहना होता है, तो दिल्ली पर किस प्रकार शासन किया जाता था और किसने किस प्रकार किया था, किसने किसको हराया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो उत्तर, पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष है जो खुदाई या खोज इससे प्राप्त होते हैं। कहीं खुदाई हो रही है, वहाँ कोई शिलालेख प्राप्त हो गया, ताम्रपत्र प्राप्त हो गया, तो इसे ही पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कि सिक्के प्राप्त हो गए, मंदिर तथा मूर्तियाँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, अल बिरूनी कौन था। तो हमने ऊपर पढ़ा है विदेशी था। जो अल बिरूनी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान था, वो फारस का था, इसलिए इसे फारसी विद्वान कहा गया, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने किताब लिखी थी उल हिंद लिखा, जिसमें भारत के धर्म,
समाज, शिक्षा और संस्कृति का वर्णन मिलता है। इस प्रकार हमने अल बिरूनी के बारे में ऊपर पढ़ लिया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, राज तरंगिणी किसने लिखी? ये किताब जो राज तरंगिणी लेखक का कल्हण, इसका नाम याद रखना, राज और कल्हण। राज तरंगिणी का नाम है कल्हण, ये ऋण और इस ऋण से याद रखने कल्हण द्वारा। इसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, तो इस प्रश्न का याद रखना आपको उत्तर। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और देखते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो हमने ऊपर पढ़ा है कि उत्तर है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन है। जैसे कि अजमेर का चौहान थे, उस समय हम राजस्थान के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं कि रणथंभौर के चौहान के शासक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध हार जाते हैं और रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, मतलब कि चौहान वंश का नींव खत्म हो जाती है, उनका वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7, साहित्यिक स्रोतों का महत्व बताइए। तो उत्तर है राजाओं एवं युद्धों की जानकारी मिलती है साहित्य से, समाज एवं संस्कृति का ज्ञान होता है साहित्य से, धर्म एवं शिक्षा तथा कला का विकास वर्णन होता है, तत्कालीन जीवन शैली की जानकारी मिलती है हमें साहित्यिक स्रोतों से। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8, पुरातात्विक स्रोतों का महत्व लिखिए। तो पुराने जो स्रोत होते हैं, इतिहास की सत्यता प्रमाणित होती है इससे। जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं हमें खुदाई के समय, राजनीतिक एवं आर्थिक जानकारी मिलती है, कला एवं स्थापत्य का ज्ञान होता है कि किस प्रकार की मूर्ति और स्वरूप संस्कृति बनाई जाती थी उस समय, साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि होती है इस प्रकार। इसके बाद में प्रश्न नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं, जैसे कि जो 10-15 अंक या 10 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसी में से प्रश्न छपते हैं, तो आप पढ़ लो पहले। प्रश्न नंबर 1, इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा जाता है बड़े प्रश्न में, तो इस उत्तर है सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। जैसे कि इतिहास के स्रोत वे साधन है जिनसे अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास का मतलब भी यही होता है कि पुरानी जानकारी। तो जैसे कि साहित्यिक स्रोत है, जो राज तरंगिणी किसने लिखा था, हमने ऊपर भी पढ़ा है, कल्हण ने, ये नाम याद रखना। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा, चंद बरदाई ने। किताब उल हिंद जो अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी, जो बाहरी फारसी इतिहासकार था। ताज उल मासीर जिसमें हसन निजामी ने लिखा है, और ताज का मतलब दिल्ली। इसके बाद 2, पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो शिलालेख लिखे गए, ताम्रपत्र लिखे गए, सिक्के मिले, मंदिर मिले, मूर्तियाँ जो कहीं खुदाई का कार्य हो रहा हो वहाँ पर मिले थे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देख ले, मतलब पॉइंट देख लेते 3 नंबर। अभिलेखी स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड कहीं लिखे हुए। आज भी हमारी सरकार किस नियम को, किस कानून को बना रही है, तो उसको सरकारी रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस समय बना। इसी प्रकार फरमान लिखे जाते हैं, भूमि अनुदान लिखी जाती है, प्रशासनिक दस्तावेज लिखे जाते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार है, जैसे कि अल बिरूनी ने लिखा है, इब्न बतूता जो भारत आया था, इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना आप। इसके बाद में और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 कि साहित्यिक स्रोतों का महत्व एवं सीमाएं बताइए। तो उत्तर है भूमिका। साहित्यिक स्रोत इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण आधार है। आपको भी पता होगा साहित्य होगा तब इतिहास लिखा जाएगा। जैसे कि महत्व है, राजाओं और युद्धों की जानकारी मिलती है हमें साहित्य से, समाज एवं संस्कृति का वर्णन मिलता है, तभी तो इतिहास लिखा जाएगा ना हमारे भाई। धर्म, शिक्षा एवं कला का ज्ञान होता है, तत्कालीन जीवन शैली की जानकारी मिलती है, जैसे कि सीमाएं क्या क्या है इसकी। तो कई ग्रंथों में हमने देखा है कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है। लेखक अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते हैं। सभी घटनाएं निष्पक्ष नहीं होती है, मतलब कि सभी जो ग्रंथों में लिखा होता है वो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अतिशयोक्ति लगाई जाती है। इस अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ चढ़कर बताना, अन्य स्रोतों से तुलना आवश्यक होती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों का महत्व स्पष्ट कीजिए। जैसे कि उत्तर है भूमिका। पुरातात्विक स्रोत इतिहास की सच्चाई सिद्ध करने वाले प्रमाण है। प्रमुख स्रोत है जैसे कि शिलालेख जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, ताम्रपत्र है जिसमें तांबे पर लिखा जाता था, सिक्के है, मंदिर है, मूर्तियाँ है। महत्व क्या होता है, इतिहास की सत्यता प्रमाणित होती है साहित्यिक स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से। राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है, उस समय की आर्थिक स्थिति की क्या थी, उस समय कितना धन था, किस राजा के पास क्या साम्राज्य था। कला एवं स्थापत्य का विकास समझ में आता है, उस समय शिल्प कला कैसी थी, किस प्रकार की पोटरियाँ बनाई जाती थी, किस प्रकार की मंदिर मूर्ति बनाई जाती थी। साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि होती है।
तो इस प्रकार हमने यूनिट 1 पूरी की है। और इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। धन्यवाद।